हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा क्वेश्चन रहेगा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के आर्थिक आधारों का वर्णन करें। यानी इकोनॉमिक बेसिस ऑफ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। जो अमेरिका की आर्थिक व्यवस्था है, उस आर्थिक व्यवस्था ने वहाँ की जो संविधान है उसके ऊपर क्या प्रभाव डाला है। जो जो संवैधानिक प्रावधान वहाँ पे डिसाइड किए गए हैं, जो भी संवैधानिक प्रणाली कार्य कर रही है, तो उसके उसकी आर्थिक पृष्ठभूमि क्या है। अर्थव्यवस्था के जो कारक हैं, जो फैक्टर्स हैं, उन्होंने किस हिसाब से वहाँ के संवैधानिक रूपरेखा को निर्धारित करने में अपना योगदान दिया है। ओके। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की जो आर्थिक व्यवस्था है उसमें फर्स्ट नंबर पे है समृद्ध देश। जो अमेरिका है वो एक रिच कंट्री है, एक अमीर देश है। और वर्तमान में जो कैटेगराइज जिस हिसाब से किया जाता है देशों को, तो उसमें आर्थिक स्थिति के हिसाब से ही महाशक्ति है या गरीब देश है या अ, अविकसित देश है, अल्प विकसित देश है, विकासशील है, विकसित देश है। ये जो परिभाषाएं हैं, ये जो कैटेगरीज डिसाइड करी गई है, ये किसी भी देश की आर्थिक स्थिति के हिसाब से ही करी गई है। तो अमेरिका को सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है, दुनिया की महाशक्ति के रूप में काउंट किया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे जो संसाधनों की प्रचुरता है, और रिच कंट्री है, अमीर देश है, किसी हिसाब जो लोगों का लाइफस्टाइल है वो बड़ा वेल एक किस्म से हाई लेवल का है। और इसके अलावा यदि इंडस्ट्रीज की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो ज़्यादा है, प्रोडक्शन होता है बहुत सारी वस्तुओं का। जैसे उत्तरी राज्यों की हम लोग बात करें तो वहाँ पे जैसे ऊन है, पटसन है, चमड़े के उद्योग बहुत ज़्यादा हैं। साउथ की जो स्टेट्स हैं उनकी वहाँ पे तंबाकू और कपास की जो कृषि है वो ज़्यादा रहती है। और निर्यात ज़्यादा करते हैं, वो आयात कम करते हैं। तो इसी हिसाब से उनकी जो इकोनॉमिक पावर है उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इसके अलावा जैसे वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा है, औद्योगिकीकरण ज़्यादा है। तो बहुत सारी चीज़ों के से जुड़े हुए जो फैक्ट्रीज हैं, बड़े बड़े कारखाने हैं, बड़े बड़े उद्योग धंधे वहाँ पे स्थापित हैं। तो बड़े जो उद्योग हैं, उन उद्योगों की यदि हम लोग बात करें तो जैसे शस्त्र निर्माण, जो आर्म्स जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा होता है। अमेरिका अमेरिका दूसरे देशों को हथियारों की जो सप्लाई है, हथियारों का जो निर्यात है, वो बड़ी संख्या में करता है, जिससे उसकी आमदनी जो वो होती है। उनका यह माना जाता है इस्पात का जो, स्टील का जो उनका प्रोडक्शन है, वो बाकी चीज़ों के बजाय हथियारों के ऊपर ही ज़्यादा जो हो वो एक किस्म से उसमें ही अपना रोल प्ले ज़्यादा करता है वो। उसी के हिसाब से इंडस्ट्री ज़्यादा ग्रोथ उनकी कर रही है। इसके अलावा लोहा इस्पात है, समुद्री जहाज है, और भी जैसे जो अन्य जो क्षेत्र बच गए हैं, उन क्षेत्रों से जुड़े हुए जो उद्योग हैं उनकी संख्या बड़ी संख्या में है। तो इस वजह से जो अमेरिका है वो एक समृद्ध देश है हर मामले में। तो सेकंड जो पॉइंट है इसमें वो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। देखिए, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। यानी कुछ सेक्टर जो है वो सरकार का नियंत्रण है, और कुछ में जो है वो प्राइवेटाइजेशन अलाउ किया गया है। और प्राइवेटाइजेशन भी हमने ये लगाओ 1991 के बाद ज़्यादा अडॉप्ट किया है। उससे पहले बहुत ही कम था। बट अमेरिका की यदि हम लोग बात करें तो अमेरिका कैपिटलिस्ट कंट्री है। वहाँ पे जो मशीनें हैं, वहाँ पे जो भूमि है, वहाँ पे जो कच्चा माल की व्यवस्था है, वहाँ पे जो लेबर की चीज़ें हैं, जो प्रोडक्शन का पूरा जो नियंत्रण है वो पूंजीपति लोगों के हाथों में है, उद्योगपतियों के हाथों में है। और वही सारे कायदे कानून डिसाइड करते हैं। सरकार ने एक किस्म से हस्तक्षेप की नीति यूज कर रखी है। सरकार आर्थिक क्षेत्र में कम से कम इंटरफेयर या हस्तक्षेप करने का की कोशिश करती है। तो जो भी जैसे, और उनका जो मेन जो एजेंडा है वो अधिक से अधिक लाभ कमाने का है। तो इस हिसाब से अमेरिका जो है वो पूंजीवादी देश है, पूंजी को महत्व ज़्यादा दिया जाता है। थर्ड पे जो है अमेरिकन लोगों का हस्तक्षेप की नीति पर विश्वास। यानी जो हम लोग लेसेज फेयर पॉलिसी की बात कर रहे थे, जो लेसेज फेयर पॉलिसी है, उस पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव ही यह है कि आर्थिक क्षेत्र में व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दिया जाना चाहिए। अब ये जो पूरी थ्योरी है, ये जो सिद्धांत है, इस प्रिंसिपल के ऊपर वहाँ के लोग भी सहमत हैं।
वहाँ की सरकारें भी इसका समर्थन करती हैं। इवन वहाँ की जो कोर्ट है वो भी इस बात को कि हर संभव कोशिश करती है कि हस्तक्षेप जो हो वो आर्थिक क्षेत्र में राज्य को नहीं करना चाहिए, सरकार को ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए। और जो फ्रीली जो कंपटीशन की जो भावना है वो होनी चाहिए आर्थिक क्षेत्र में, यानी खुली प्रतियोगिता का समर्थन किया गया है, जिसमें एबिलिटी है वो जो जितना कमा सकता है, जो जितना बड़ा उद्योगपति बन सकता है, जो जिस किसी सेक्टर में अगर वो कंपटीशन करना चाहता है, वो दूसरों से आगे निकलना चाहता है तो वो निकल सकता है। राज्य को उसकी आर्थिक मदद करने के प्रावधान नहीं है। आप सीधा मतलब ये समझ लीजिए कि सब्सिडी वगैरह के जो पूरे प्रावधान है वो वहाँ पे सरकारें उसका इसका रोल नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे खुली प्रतियोगिता होती है। ओके। और कोई जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है और हर संभव यह कोशिश करी जाती है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है उसको संपत्ति को बनाने का राइट है, उसको खर्च करने का राइट है, उसको बेचने का राइट है, उससे पैसे या आमदनी को बढ़ाने का राइट उसको दिया गया, उसका कारोबार बढ़ाने का जो राइट है वो सर्वोपरि माना जाता है। ओके। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है शक्तिशाली श्रमिक संगठनों की विद्यमानता, यानी जो वहाँ पे ट्रेड यूनियंस हैं। अब क्योंकि पूंजीवादी देश है तो बहुत सारे उद्योग धंधे हैं, वहाँ पे जो औद्योगिकीकरण है वो ज़्यादा है, तो उन उद्योगों में जो लेबर क्लास काम कर रही है, जो श्रमिक वर्ग काम कर रहा है, तो उनकी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। तो उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए वहाँ पे अलाउ किया गया है श्रमिक संघों को, यानी जो संगठन है, जो ट्रेड यूनियंस है, श्रमिकों ने अपने अपने बड़े बड़े संगठन बना रखे हैं। उनकी जो भी साझा समस्याएं होती हैं वो संगठन जो है वो जो मालिक है, क्योंकि वहाँ पे पूंजीवादी व्यवस्था है तो सरकार के साथ तो ज़्यादा सी उनकी बातचीत होती नहीं है। तो जो भी इंडस्ट्रीज हैं उन इंडस्ट्रीज के जो मालिक हैं उन मालिकों और श्रमिक संघों में जो बातचीत होती है तो उसके बड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स निकल के सामने आए हैं। तो वर्तमान में हम लोग यह नहीं कह सकते कि जो अमेरिका में श्रमिक हैं, श्रमिक वर्ग है, वो किसी बड़ी कोई रेवोल्यूशन की पॉसिबिलिटीज वहाँ पे है। उनका लाइफस्टाइल अच्छा है, उनके लिए आराम की व्यवस्था है, उनके लिए बढ़िया जो वो सैलरी की व्यवस्था है। इसके अलावा जैसे यदि वर्किंग आवर से ज़्यादा उनसे ओवर टाइम यदि काम लिया जाता है तो उसकी कंपनसेटरी व्यवस्थाएं हैं, इंसेंटिव वगैरह उनको मिलते हैं। तो कुल मिला के जो श्रमिक वर्ग है वो श्रमिक संघों के द्वारा उनकी जो सुविधाएं हैं उन्होंने अपने क्षेत्र में बढ़ा ली हैं और वो आरामदायक उनका जीवन एक किस्म से हो गया है पहले के मुकाबले यदि हम लोग कंपैरेटिवली देखें तो। और वो श्रमिक संघों के मेंबर बन सकते हैं, वो कोई नया संगठन खड़ा कर सकते हैं, तो इसमें भी कोई रोक टोक वहाँ पे नहीं है। ओके। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है विस्तृत आर्थिक असमानताएं, यानी अमेरिका की यदि हम लोग बात करें तो पूंजीवादी देश है और पूंजीगत आधारों पर ही वहाँ पे जो इकोनॉमी एक जो डिफरेंसेस है वो वहाँ पे ज़्यादा है। यानी या तो वहाँ पे ऐसे लोग हैं जो बहुत ही बड़े बिजनेसमैन हैं, कैपिटलिस्ट हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, या फिर वहाँ पे बिल्कुल ही निचला तबका है, लेबर क्लास है। तो इन दोनों के लाइफस्टाइल में उन दोनों की जो दोनों का जो एक किस्म से लेवल है उसमें जो डिफरेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा है। तो इस ये जो डिफरेंसेस अब क्योंकि जो सरकार है वो निचले तबके की मदद ज़्यादा करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हस्तक्षेप कम होता है, तो पूंजीवादी देश है, तो इस हिसाब से वहाँ पे डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है। आय की जो असमानता है, आर्थिक स्तर पर जो असमानता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और पूंजीपति उद्योगपति अपने जो प्रतियोगी हैं उनको मार्केट से बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। सीधा मतलब क्या है कि कुछ ही लोगों के हाथों में बहुत सारी चीज़ें हैं। और जो खुली प्रतियोगिता है, खुली प्रतियोगिता का नुकसान भी हुआ है। इससे क्या हो गया है, इससे मार्केट में मोनोपोली स्टेब्लिश हो गई है, एक अधिकार हो गया है, कुछ लोगों को का ही अधिकार हो गया है जो उनका कंपटीशन नहीं कर सकते, तो वो लोग मार्केट से बाहर चले गए, वो बिजनेस में वो ज़्यादा कमा नहीं सकते हैं। तो इस वजह से जैसा वहाँ पे एक एस्टिमेट भी है कि 30% जो संपत्ति है उसके ऊपर केवल 2% परिवारों का अधिकार है। अब अमेरिका जैसे आधुनिक देश में, अमेरिका जैसे विकसित देश में इतने बड़े स्तर पर जो आर्थिक असमानता है वो मौजूद है। यानी बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो पूरी अर्थव्यवस्था को चला रहे हैं।
अदरवाइज जो बाकी लोग हों केवल अनुसरण करने की स्थिति में है। ओके, नेक्स्ट इसमें आ जाता है अतिरिक्त खाद्यान्नों की व्यवस्था। यानी वहाँ पे जो खाद्यान्नों का जो उत्पादन है वो बड़े स्तर पर होता है, और अमेरिका को बहुत सारे खाद्यान्नों का आयात करने की ज़रूरत नहीं है। वो इतना उन्होंने उत्पादन को बढ़ा लिया है, वो टेक्नोलॉजिकल रीजन्स वहाँ पे हैं, क्योंकि तकनीक के आविष्कार के साथ ही उनका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा है, और उन्होंने इतना उसको इंक्रीज कर लिया है कि वो बहुत सारे देशों को सप्लाई करने की स्थिति में है। वो बहुत सारे देशों को निर्यात कर रहे हैं खाद्यान्नों का, और कपास और मक्का के सेक्टर में तो फर्स्ट नंबर के ऊपर अमेरिका जो है वो आता है। इसके अलावा जो भी जैसे उसमें जो कारण माना जाता है वो है साइंटिफिक जो टेक्निक्स हैं, क्योंकि डेवलपमेंट हुआ है कालांतर में। तो धीरे धीरे जैसे जैसे नई तकनीक आ रही है, कृषि के क्षेत्र में जो नए नए उपकरण आ रहे हैं, तो उनसे उन्होंने जो हो वो, क्योंकि मशीनों का प्रयोग ज़्यादा हो रहा है, तो उन्होंने अपना जो प्रोडक्शन है वो पूरा बढ़ा लिया है। ओके, नेक्स्ट आता है अमेरिका में कल्याणकारी योजनाएं। आर्थिक सतर की यदि हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसमें वहाँ पे जो पब्लिक वेलफेयर है, देखिए वर्तमान में जो नेचर है राज्यों का, वो कल्याणकारी स्वरूप का ही है। तो इस हिसाब से वहाँ पे जो लोग हैं, लोगों की सुविधाओं के ऊपर ही सरकारें जो हो खर्च करने लग गई हैं। पहले के मुकाबले वर्तमान में खर्च ज़्यादा किया जा रहा है। हम पीछे भी देखते रहे कि बराक ओबामा का जो कार्यकाल था, स्वास्थ्य जो स्कीम्स हैं, जो सुविधाएं हैं, योजनाएं हैं, उसके ऊपर एक बड़ा बजट जो उन्होंने मंजूर करवाया, और जनता के लिए बहुत सारी कम पैसे में बीमारियों के इलाज की व्यवस्था जो हो उन्होंने करने की कोशिश करी। यानी धीरे धीरे क्या है कि जो राष्ट्रीय आय है उसका जो हिस्सा है वो लोगों के ऊपर, उनकी फैसिलिटीज़ के ऊपर, बीमार है उनकी मदद के लिए, कोई हैंडीकैप्ड है उनकी हेल्प के लिए, जो बुजुर्ग हैं उनको फाइनेंशियल एड वगैरह दी जाती है, इकोनॉमिक असिस्टेंस उनको मिलती है, बेरोजगारी भत्ते दिए जाते हैं। बेरोजगारी अमेरिका में बहुत बड़ा मुद्दा है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका यदि विकसित देश है तो वहाँ पे बेरोजगारी नहीं होगी, तो शिक्षित बेरोजगारी में भी वहाँ पे बढ़ोतरी हो रही है। तो सरकार जो हो वो टाइम टू टाइम बेरोजगारी भत्ते वगैरह दे रही है, पैसा खर्च कर रही है। यानी कहने का मतलब ये है कि लोगों से के ऊपर खर्च करने की जो योजनाएं हैं, जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट इसमें आ जाता है उच्च जीवन स्तर। यानी जो लाइफ स्टाइल है अमेरिका के लोगों का, वो बड़े लेवल का है। वहाँ पे जो भौतिक सुविधाएं हैं, जो सुख सुविधाएं हैं लोगों की, वो बड़े पैमाने के ऊपर मिली हुई हैं, हाई लेवल्स के ऊपर वो मौजूद हैं। और अमेरिका के जो निम्न वर्ग के लोगों का जो लाइफ स्टाइल है, बहुत सारे जो देश हैं, उन देशों में जो हाई सोसाइटीज के लोग हैं उनसे भी ऊपर माना जाता है। हालांकि ये भी कहा जाता है कि वहाँ पे आर्थिक असमानता है, वहाँ पे बेरोजगारी है, वहाँ पे एक तो वर्ग ऐसा है जिसके पास बेतहाशा जो हो संपत्तियां हैं, लेकिन दूसरी साइड में वर्ग ऐसा है जिनके पास ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी जो लेवल्स है वहाँ के गरीबों का, तो उनका जो लाइफ स्टाइल है वो बड़ा अच्छा है एक किस्म से। और क्योंकि इंडस्ट्रीज बढ़ गई हैं तो लोग गाँव से निकल के शहरों में रहते हैं एक किस्म से, तो अर्बनाइजेशन भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। ओके, नेक्स्ट इसमें आ जाता है पूंजीपति वर्ग राज्य के माध्यम से अपने हितों की रक्षा करता है। अब इसका सीधा मतलब क्या है कि जो वहाँ पे टॉप लेवल की पोस्ट है उसके ऊपर कुछ एक वर्गों का ही अधिकार है। मोस्टली जो जनता है वो उन पोस्ट को पाने की स्थिति में नहीं है। अब जैसे वहाँ पे प्रशासनिक जो पद हैं, बड़े बड़े जो प्रशासनिक पद हैं, न्यायपालिका में जो बड़े बड़े जो भी जैसे जज लगते हैं, अटॉर्नी जनरल वगैरह, अटॉर्नी जो भी लगते हैं, तो न्यायिक अधिकारियों में भी एक ही वर्ग की, यानी जो इलीट क्लास अमेरिका का है, जो अभिजात वर्ग अमेरिका का है, जो अमीर तबका अमेरिका का है, उनके बच्चे ही वहाँ पे लगते हैं। या जैसे मिलिट्री में जो बड़ी बड़ी पोस्ट है वो भी उन्हीं को मिलती है। विधानमंडल यानी वैधानिक जो संसद है, सरकार है, उसमें भी भूमिका उन्हीं की रहती है। राजनीति में भी वही वर्ग ज़्यादा जो हो वो तवज्जो में है। इसके अलावा जैसे
जो भी जैसे पब्लिक जो भी निगम वगैरह हैं, क्योंकि उनका प्राइवेटाइजेशन का सिस्टम है, तो बड़ा रोल है उनका, तो उसमें भी बैंकिंग जो सेक्टर है उसमें भी, इसके अलावा जो भी कमीशंस, जो भी गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल कमीशंस हैं, उसमें भी उन्हीं के बच्चे ज़्यादा लगते हैं, तो उनको compete कर पाना बड़ी मुश्किल एक स्थिति रहती है। तो बड़े-बड़े जो भी बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े हुए अमीरों के जो बच्चे हैं, बड़ी-बड़ी पोस्ट जो है अमेरिका में टॉप लेवल की जो पोस्ट है, वही बच्चे प्राप्त करते हैं, वही जो हो वो सेनाधिकारी बनते हैं, वही डिप्लोमेट्स बनते हैं, वही ब्यूरोक्रेट्स बनते हैं, वही पॉलिटिशियन बनते हैं, वही बिजनेसमैन बनते हैं। और एक और वहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो लोग राजनीति में आते हैं, उनकी जो बेसिक बैकग्राउंड है, ऑलमोस्ट कि वो इकोनॉमिक सेक्टर से ही आते हैं, क्योंकि बिजनेस से ही जुड़े हुए वो लोग होते हैं। पीछे भी जैसे हमने देखा, जो डोनाल्ड ट्रंप थे, अमेरिका के राष्ट्रपति, वर्तमान में जो बाइडेन हैं, इनसे पहले जो डोनाल्ड ट्रंप थे, डोनाल्ड ट्रंप परंपरागत राजनेता नहीं थे, यानी राजनीति का क्षेत्र में उन्होंने कभी कोई इलेक्शन नहीं लड़ा था, कोई उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं था, जस्ट वो बिजनेसमैन थे। वो बड़े बहुत बड़े घराना उनका माना जाता है, ट्रंप का जो बिजनेस है, तो उसी उनकी जो बेसिक बैकग्राउंड थी वो इकोनॉमिक अफेयर से जुड़ी हुई थी, इकोनॉमी से जुड़ी हुई थी। तो ऐसे ही वहाँ पे मोस्टली जो पॉलिटिशियंस आते हैं वो किसी न किसी उद्योगपति होते हैं, वो बिजनेस से जुड़े हुए होते हैं। और अब तक जैसे अमेरिकन मंत्रिमंडल में जो भी व्यक्ति सम्मिलित हुए हैं, यानी जो मिनिस्टर बने हैं वहाँ पे, सेक्रेटरी मिनिस्टर का पद वहाँ पे बेसिकली नाम उसका जो है, तो जो भी सेक्रेटरी वहाँ पे बने हैं, उनमें से 60% जो व्यक्ति हैं, उनका जो रिलेशन है वो रिलेटेड रहे हैं व्यापार या उद्योग से, यानी किसी न किसी चीज़ के वो व्यापारी थे, उद्योगपति थे, बाद में जो हो वो पॉलिटिकल सेक्टर में वो आए हैं। ओके, तो ये कुछ एक जैसे विशेषताएं थी जो अमेरिका की जो आर्थिक व्यवस्था है उसका, वहाँ की संविधान के ऊपर जो क्या प्रभाव पड़ा है, तो संविधान के आधार जो हो वो साबित हो जाते हैं। ओके, थैंक यू।